आज से लगभग 48 साल पहले इंसानों ने एक यान अंतरिक्ष में भेजा था। हैरानी की बात यह है कि वो यान आज भी लगातार काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे? क्या उसमें कोई ऐसी बैटरी लगी है जो कभी खत्म नहीं होती, या कोई ऐसा जनरेटर जिसका ईंधन अभी तक खत्म नहीं हुआ? और सोलर पैनल तो काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि वॉयेजर अब सूर्य से इतनी दूर पहुंच चुका है कि वहां सूरज की रोशनी लगभग न के बराबर है। फिर आखिर उसे ऊर्जा मिल कहां से रही है? और वैज्ञानिक क्यों कहते हैं कि अगर वह किसी तारे, ग्रह या उल्कापिंड से न टकराए तो वह अरबों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहेगा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वॉयेजर के पावर सोर्स का रहस्य। यह खुद को इतने सालों तक कैसे चलाता रहा, भविष्य में यह कहां तक पहुंचेगा, और बाकी अंतरिक्ष यानों से यह इतना अलग क्यों है। दोस्तों, 1977 में नासा के वैज्ञानिकों के सामने एक ऐसा मौका आया जिसे वे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। वजह थी हमारे सौर मंडल के 4 सबसे बड़े बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। उस समय ये चारों ग्रह ऐसी जगह पर थे कि एक अंतरिक्ष यान पहले बृहस्पति के पास जाता, फिर उसकी ग्रेविटी की ताकत से बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए शनि तक पहुंच जाता। इसके बाद शनि उसे यूरेनस की तरफ धकेल देता और फिर यूरेनस की मदद से वह नेपच्यून तक पहुंच सकता था। यानी एक ग्रह अगले ग्रह तक पहुंचने में मदद करता, क्योंकि ये सारे ग्रह एक सीध में आने वाले थे। ऐसा मौका लगभग 176 साल में सिर्फ एक बार मिलता है। पिछली बार ऐसा मौका करीब 1801 में आया था, और अगर नासा 1977 में इसे छोड़ देता तो अगली बार उन्हें करीब 2153 तक इंतजार करना पड़ता। यानी आज इस वीडियो को देखने वाला शायद ही कोई इंसान उस अगले मौके को अपनी आंखों से देख पाए। यही वजह थी कि नासा ने एक नहीं बल्कि 2 अंतरिक्ष यान बनाए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसे सुनकर ज्यादातर लोग हैरान रह जाते हैं। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया, जबकि वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को ठीक 15 दिनों बाद लॉन्च किया गया। अब सवाल उठता है, जो यान पहले गया उसका नाम वॉयेजर 2 क्यों रखा गया? दोस्तों, इसकी वजह थी दोनों का अलग अलग काम। वॉयेजर 2 को सबसे लंबी यात्रा पर भेजा गया था। इसका काम था बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इन चारों ग्रहों के पास जाकर उनकी तस्वीरें लेना और उनके बारे में जानकारी जुटाना। इसलिए इसका रास्ता लंबा रखा गया। वहीं वॉयेजर 1 को सिर्फ बृहस्पति और शनि के अध्ययन के लिए भेजा गया था, लेकिन इसके मिशन में एक बहुत खास काम था। इसे शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन के बहुत पास से गुजरना था। वैज्ञानिकों का मानना था कि टाइटन का घना वातावरण भविष्य में जीवन की खोज से जुड़े कई सवालों के जवाब दे सकता है। टाइटन के पास से गुजरने के बाद वॉयेजर 1 का रास्ता ऐसा हो गया कि वह यूरेनस और नेपच्यून की तरफ नहीं जा सका, और यही कारण है कि इसे ज्यादा रफ्तार मिली और वह सीधे सौर मंडल के बाहर की ओर निकल पड़ा। यानी वॉयेजर 1 यान 15 दिन लेट लॉन्च होने के बावजूद वो वॉयेजर 2 से आगे निकल गया। आज वॉयेजर 1 ही ऐसा यान है जो आज तक इंसानों द्वारा छोड़ा गया सबसे दूर जाने वाला ऑब्जेक्ट बन गया है। लेकिन लगभग 50 साल बाद वॉयेजर आखिर पहुंचा कहां है, और वहां तक पहुंचने के बाद भी यह आज तक जिंदा कैसे है? दोस्तों, पृथ्वी से चांद की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। वहीं सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन वॉयेजर इन दोनों से इतनी ज्यादा दूर निकल चुका है कि इनकी तुलना भी छोटी लगने लगती है। आज वॉयेजर 1 पृथ्वी से लगभग 25 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है और हर सेकंड लगभग 17 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वहीं वॉयेजर 2 भी लगभग 21 अरब किलोमीटर से ज्यादा दूर पहुंच चुका है। इतनी दूरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आज आप वॉयेजर को कोई संदेश भेजे तो वह वहां पहुंचने में लगभग 23 घंटे लेगा, और उसका जवाब वापस आने में फिर लगभग 23 घंटे लगेंगे। यानी सिर्फ एक हेलो बोलने और उसका जवाब मिलने में लगभग 2 दिन लग जाते हैं। दोस्तों, कल्पना ही सही, लेकिन अगर आज इसी क्षण वॉयेजर को वहीं रोक दिया जाए और हम आज के सबसे आधुनिक यात्री विमान से उसकी तरफ उड़ान भरे, जिसकी एवरेज स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो फिर भी हमें वहां पहुंचने में लगभग 3200 साल लग जाएंगे। लेकिन असली हैरानी की बात अभी बाकी है। वॉयेजर यान रुका हुआ थोड़ी है, बल्कि वह तो हर सेकंड लगभग 17 किलोमीटर की रफ्तार से हमसे और दूर जा रहा है। यानी जब तक हमारा विमान उन 3200 साल की यात्रा पूरी करेगा, तब तक वॉयेजर खुद भी अरबों किलोमीटर और आगे निकल चुका होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो हम उसे कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। वह हमेशा हमसे आगे ही निकलता जाएगा। यही वजह है कि आज की तकनीक से वॉयेजर यान तक पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता है।
लेकिन सबसे बड़ी बात सिर्फ दूरी नहीं है। 2012 में वॉयजर 1 ने हमारे सौर मंडल की वह सीमा पार कर ली जहां तक सूर्य का प्रभाव सबसे कम हो जाता है। इसके बाद वह उस इलाके में पहुंच गया जिसे वैज्ञानिक इंटरस्टेलर स्पेस यानी सौर मंडल के बाहर का अंतरिक्ष कहते हैं। इसके लगभग 6 साल बाद 2018 में वॉयजर 2 ने भी यही सीमा पार कर ली। ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि वॉयजर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकल गया है। वह अभी भी हमारी आकाश गंगा के अंदर ही है। उसने सिर्फ सूर्य के प्रभाव वाला इलाका पीछे छोड़ दिया है। आज जहां वॉयजर पहुंच चुका है वहां सूर्य की रोशनी इतनी कमजोर हो चुकी है कि सोलर पैनल से लगभग कोई काम की बिजली नहीं बनाई जा सकती। यानी इतने कम प्रकाश से सोलर पैनल लगभग बेकार हो जाते हैं। इसलिए वॉयजर में न तो सोलर पैनल लगे हैं और न ही पेट्रोल या डीजल से चलने वाला कोई जनरेटर, बल्कि इसके पीछे छिपा है एक ऐसा पावर सिस्टम जो एक छोटे से रेडियो एक्टिव पदार्थ की गर्मी को सीधे बिजली में बदल देता है। इसी तकनीक ने वॉयजर को लगभग 50 सालों तक जिंदा रखा है। इस तकनीक का नाम है RTG। दोस्तों, हर अंतरिक्ष यान RTG से नहीं चलता। आज भी जेम्स वेब और जुनो जैसे यान सोलर पैनल से बिजली बनाते हैं, लेकिन वॉयजर को इतना दूर जाना था कि नासा को लॉन्च से पहले ही पता था कि सोलर पैनल वहां बेकार साबित होंगे। इसलिए उन्होंने एक बिल्कुल अलग तकनीक चुनी। वॉयजर के पीछे लगा यह काला सिलेंडर कोई साधारण जनरेटर नहीं है, बल्कि यही RTG है, यानी रेडियो इजोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसके अंदर प्लूटोनियम 238 नाम का एक खास रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा गया है। यह बिना आग के लगातार गर्मी छोड़ता रहता है। RTG के अंदर ऐसी खास धातुएं लगी होती हैं जो एक तरफ गर्म और दूसरी तरफ ठंडी रहने पर अपने आप बिजली पैदा करने लगती हैं। यानी यहाँ न कोई इंजन घूमता है, न कोई ईंधन जलता है और न ही कोई बैटरी चार्ज होती है। बस प्लूटोनियम 238 लगातार गर्मी देता रहता है और वही गर्मी धीरे धीरे बिजली में बदलती रहती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसकी बिजली कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हर साल इसकी ताकत थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। जब 1977 में इसे लॉन्च किया गया था तब इसका RTG लगभग 470 वॉट बिजली बना रहा था, लेकिन प्लूटोनियम 238 की ताकत समय के साथ धीरे धीरे कम होती रहती है, इसलिए हर साल इसकी बिजली भी थोड़ी घटती जाती है। आज हालत यह है कि वॉयजर के पास सिर्फ जरूरी सिस्टम चलाने लायक ही बिजली बची है। इसी वजह से नासा पिछले कई सालों से एक एक करके इसके वैज्ञानिक उपकरण बंद करता जा रहा है, ताकि बची हुई बिजली सिर्फ सबसे जरूरी कंप्यूटर, एंटीना और संचार सिस्टम को मिल सके। दोस्तों, आज का एक साधारण स्मार्टफोन भी वॉयजर के कंप्यूटर से लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। फिर भी हैरानी की बात यह है कि स्मार्टफोन कुछ सालों में बदल जाता है, लेकिन वॉयजर का कंप्यूटर लगभग 50 साल से काम कर रहा है। दरअसल वॉयजर में एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग कंप्यूटर लगाए गए थे। एक उड़ान को नियंत्रित करता है, दूसरा वैज्ञानिक उपकरणों को संभालता है और तीसरा बाकी सिस्टम की निगरानी करता है। इन कंप्यूटरों की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्पीड नहीं बल्कि उनकी विश्वसनीयता है। इन्हें इस तरह बनाया गया था कि वे अंतरिक्ष के तेज रेडिएशन, बेहद ठंड और दशकों तक लगातार काम करने जैसी कठिन परिस्थितियों को भी झेल सकें। आज के समय वॉयजर 1 और वॉयजर 2 दोनों ही अंतरिक्ष में बिना कोई इंजन चलाए आगे बढ़ रहे हैं। इनके पीछे कोई रॉकेट नहीं चल रहा और न ही कोई इंजन इन्हें लगातार आगे धक्का दे रहा है। दरअसल लॉन्च के समय रॉकेट ने इन्हें शुरुआती रफ्तार दी थी। इसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे विशाल ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का इस्तेमाल करके इनकी रफ्तार और बढ़ाई गई। इस तकनीक को ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। यानी एक बार इतनी ज्यादा रफ्तार मिलने के बाद अंतरिक्ष में हवा या घर्षण न होने की वजह से वॉयजर को आगे बढ़ने के लिए लगातार इंजन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए लगभग 50 साल बाद भी दोनों यान अपनी रफ्तार से लगातार अंतरिक्ष की गहराइयों में आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह वॉयजर 1 और वॉयजर 2 ने अपना रास्ता अलग अलग चुना। अगर हम पूरे सौर मंडल को सामने से देखें, जिसमें सूर्य को आधार माने, तो वॉयजर 1 ऊपर की ओर निकल गया है, जबकि वॉयजर 2 नीचे की ओर। हालांकि वॉयजर 1 सिर्फ जुपिटर, सैटर्न और उसके चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करके सीधा यहां निकल गया, जबकि वॉयजर 2 जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून का अध्ययन करके सीधा इस तरफ टर्न हो गया। भले ही वॉयजर 1 सबसे पहले सौर मंडल की सीमा को पार किया, लेकिन अगर पॉइंट्स की बात करें तो मैं इसे वॉयजर 2 को देना चाहूंगा, क्योंकि ये यान 4 ग्रहों का अध्ययन करके तब सौर मंडल छोड़ा। वॉयजर ने सिर्फ दूर तक यात्रा ही नहीं की, बल्कि ऐसी खोजें भी की जिन्होंने अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ बदल दी। सबसे पहले इसने बृहस्पति के पास सक्रिय ज्वालामुखियों वाला चांद आयो खोजा।
उस समय तक किसी ने नहीं सोचा था कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं ज्वालामुखी फट सकते हैं। धरती पर किसी भी समय करीब 40 से 50 ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं, लेकिन बृहस्पति के चंद्रमा आईओ पर 400 से भी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यानी पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी अगर कहीं हैं, तो वो पृथ्वी पर नहीं बल्कि आईओ पर हैं। वॉयेजर के पास कोई बहुत शक्तिशाली ट्रांसमीटर भी नहीं है, फिर भी वह आज भी पृथ्वी पर सिग्नल भेज रहा है। नासा इसके लिए दुनिया के 3 अलग अलग हिस्सों में बने विशाल एंटीना का इस्तेमाल करता है। इस नेटवर्क को डीप स्पेस नेटवर्क कहा जाता है। ये एंटीना इतने संवेदनशील हैं कि अरबों किलोमीटर दूर से आने वाले बेहद कमजोर सिग्नल को भी पकड़ सकते हैं। लेकिन यह सिलसिला हमेशा नहीं चलेगा, क्योंकि वॉयेजर की बची हुई बिजली हर साल कम होती जा रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2030 के दशक की शुरुआत तक वॉयेजर के पास इतनी भी बिजली नहीं बचेगी कि वह अपने सिस्टम चला सके। उसके बाद वह हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी यात्रा खत्म हो जाएगी। जिस दिन उसका आखिरी सिग्नल पृथ्वी पर आएगा, उस दिन के बाद भी वॉयेजर रुकने वाला नहीं है। अंतरिक्ष में लगभग कोई हवा या फ्रिक्शन नहीं होता, इसलिए अगर वह किसी ग्रह, तारे या दूसरे बड़े पिंड से नहीं टकराता तो वह करोड़ों नहीं बल्कि अरबों साल तक अपनी यात्रा जारी रख सकता है। आज ग्लीसे 445 तारा हमसे लगभग 17.6 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन अगर वॉयेजर 1 अपनी मौजूदा दिशा में चलता रहा तो वह लगभग 40,000 साल बाद वह इसी तारे के सबसे करीब से गुजरेगा। हालांकि करीब का मतलब भी लगभग 1.6 प्रकाश वर्ष की दूरी होगा, यानी करीब 15 ट्रिलियन किलोमीटर। वहीं वॉयेजर 2 लगभग 42,000 साल बाद रॉस 248 नाम का तारे के पास पहुंचेगा। लेकिन पास का मतलब भी लगभग 1.5 से 2 प्रकाश वर्ष की दूरी है। यानी ब्रह्मांड के पैमाने पर तो यह करीब है, लेकिन इंसानों के हिसाब से अब भी लाखों करोड़ों किलोमीटर नहीं बल्कि लगभग 16 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी है। इस पूरी यात्रा के दौरान वॉयेजर अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर चल रहा है जो शायद इंसान की सबसे अनमोल विरासत है, गोल्डन रिकॉर्ड। इस सुनहरे रिकॉर्ड में पृथ्वी की आवाजें, अलग अलग देशों का संगीत, 55 भाषाओं में शुभकामनाएं, बच्चों की हंसी, पक्षियों की आवाजें और इंसानों की तरफ से एक संदेश रिकॉर्ड किया गया है। अगर करोड़ों साल बाद कभी किसी दूसरी सभ्यता को वॉयेजर मिले तो यही गोल्डन रिकॉर्ड उन्हें बताएगा कि कभी ब्रह्मांड के एक छोटे से नीले ग्रह पर इंसान नाम की एक सभ्यता रहती थी। शायद वॉयेजर सिर्फ एक अंतरिक्ष यान नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता का सबसे दूर तक पहुंचा हुआ संदेश है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए।